नमस्कार। जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। थोड़ा सा यहाँ पे आज आफ्टरनून से मतलब थंडर स्टॉर्म चल रहा है जोधपुर में हमारे। थोड़ा तो नेटवर्क का इशू हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और ये इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है सिस्टम, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, बट ये भी सही हो जाएगा। तो अभी कोई बाकी रह गए हैं, चलिए तब तक कल तक जो किया उसमें कहीं कुछ दिक्कत है तो बता दीजिए, हम उसको वापस से एक बार रिव्यू कर लेते हैं, अदरवाइज फिर स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कुछ भी कैलकुलेट करने में, ग्रिड फिल करने में, पावर टेबल बनाने में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आई है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, क्लियर है अभी तक? फर्स्ट क्लास सबके लिए? चलिए फिर बढ़िया है। जी सर। तो फिर किस किस ने ग्रिड पोस्ट किया पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आया था हर्षवर्धन जी का, राधा कृष्ण जी, रविंदर जी, साक्षी जी, मधु राठी जी और सुदीप्ता दत्ता, मंजू जी, अशोक जी का, दिनेश कुमार जी का आज आया। बाकी सबका रेडी है? चलिए बढ़िया। फिर तो फिर अब आगे की कहानी स्टार्ट करें। सर हाँ जी। एक क्वेश्चन है सर मेरे कि कल जो आपने बताया था, जब ग्रिड फिल करते हैं तो आपने कहा था डीओबी जो होती है सिंगल डिजिट में होती है और एक आईपी नंबर रिपीट होता है और डीओबी 10, 20 और 30 होती है जी। तो सर वो थोड़ा कंफ्यूजन बता देंगे कि वो ग्रिड में कैसे भर रहा है या नहीं भर रहा है, ऐसा कुछ आता है? अभी बता देते हैं। देखिए सबसे पहला वही फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है जिसकी भी है उसको आपको ग्रिड में फिल करना है। जो डेट है, मंथ है और ईयर है, ये 8 नंबर आप ग्रिड के अंदर फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको 3 नंबर कैलकुलेट करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है साइकिक नंबर, पूर्णांक, वो होता है डेट वाली डिजिट की टोटल। उसके बाद आता है आपका लाइफ पाथ नंबर यानी कि भाग्यांक, वो होता है पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जितने भी ये 8 डिजिट है, 2 डेट की, 2 मंथ की और 4 ईयर वाली। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? जी सर, कट के आ रही है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। चेंज कर लेते हैं नेटवर्क को। हाँ जी, अभी ठीक है? हाँ, अभी अब सही आवाज आ रही है मेरी आप सब तक? जी आ रही है सर। ठीक है। तो लाइफ पाथ है वो होगा पूरा डेट का टोटल, यानी कि डेट, मंथ और ईयर, ये 8 डिजिट का जो टोटल होता है वो लाइफ पाथ नंबर या भाग्यांक। फिर आता है कुआं नंबर। अगर मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 11 में से आपको माइनस करना है टोटल बर्थ ईयर को, ठीक है। और अगर फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो वहाँ पे 4 प्लस उसके साथ करना है आपको सम टोटल बर्थ ईयर का। ये तीनों नंबर जो आपने कैलकुलेट किए उनको फिल करने के लिए आपने पहले साइकिक, फिर लाइफ पाथ और फिर कुआं नंबर कैलकुलेट किया।
जब हम फिल करते हैं ग्रिड के अंदर तब उल्टा चलना है। पहले कुआं नंबर फिल करना है ग्रिड में, फिर लाइफ पाथ नंबर फिल करना है और फिर रुक जाना है आपको। रुकना इसलिए है कि वहां पे 3 कंडीशन चेक करनी होगी आपको, ठीक है। पहली, क्या डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9 तक है तब साइकिक नंबर ग्रिड के अंदर नहीं भरा जाएगा। या साइकिक और लाइफ पाथ दोनों सेम है तब भी साइकिक नंबर ग्रिड में नहीं भरा जाएगा। और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30 है तब भी साइकिक नंबर ग्रिड में नहीं भरना है। अदरवाइज साइकिक नंबर आप ग्रिड में भर सकते हैं। अभी क्लियर है हर्षवर्धन जी? जी सर क्लियर है। और सर एक ये जैसे आपने बताया सिंगल डिजिट हो 1 से 9, तो सिंगल डिजिट सेम हो या कोई भी हो सकता है? सिंगल डिजिट तो सर देखो, बर्ड जब साइकिक नंबर फिल करना उसी वक्त ये कंडीशन देखनी है, बाकी सारे नंबर आप फिल करो ना, कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है। जब साइकिक नंबर ग्रिड में फिल करना है तब ये 3 कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तीनों में से कोई भी, तो नहीं भरना है, और अदरवाइज आप साइकिक नंबर फिल कर सकते हैं। उसका रीजन, उसका सिंपल सा रीजन बताता हूं मैं आपको। सिंगल डिजिट का मतलब है अगर 1 से 9 तक किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो उसका साइकिक क्या होगा, वही होगा, सेम ही होगा ना। और अगर 10, 20, 30 है तो 0 तो हम ग्रिड में लेते ही नहीं है, तब भी सेम ही हुआ। और जब लाइफ पाथ और साइकिक नंबर सेम हो गया तो लाइफ पाथ तो आप फिल कर चुके हो, तो फिर साइकिक नंबर फिल नहीं करना। ये सिंपल सा लॉजिक है इसका। थैंक यू सर। क्लियर जी? हाँ अशोक जी, यस सर बताइए। अशोक जी। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, जैसे इसमें अभी आपने मेल और फीमेल का बताया, अगर मेल है तो 11 से माइनस करना है, फीमेल है तो +4 करना है जी। जैसे आजकल अगर ट्रांसजेंडर हो गया तो ट्रांसजेंडर के ऊपर अभी हमने कुछ किया नहीं। हाँ, तो उसको भी फिर मतलब वी शुड नॉट टेक इट, राइट? जस्ट सर एक्चुअली रियली अगर मैंने कभी ट्रांसजेंडर के ऊपर नहीं वर्क किया, अभी तक मेल और फीमेल के ऊपर ही आया, बट आपका क्वेश्चन है तो सर इसका मैं आपको, क्योंकि आजकल काफी आ गया ना इक्वालिटी, ये दिस एंड दैट एंड दे हैव ऑल दोस, सो सपोज दैट केस कम्स तो जी। एक चीज और बताता हूँ अशोक जी आपको, ये जो कुआं नंबर का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ चाइनीज के अंदर ही है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, हम सिर्फ इसको एक इनिशियल स्टेज के ऊपर काम में ले रहे हैं, जस्ट नंबर की पावर चेक करने के लिए। उसके बाद में इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद में फिर वैदिक न्यूमेरोलॉजी, कैलेडियन, पाइथागोरियन, ये सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं। इसका सिर्फ एक ग्रिड भरा, उसकी पावर निकाली, खत्म। उसके बाद इसका हम कोई यूज नहीं करते। बट आपका ये जो क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर वाला, नो डाउट देखिए क्लाइंट तो कैसा भी आ सकता है हमारे पास, ट्रांसजेंडर भी आएंगे, तो मैं उसके लिए मैं आपको देख के बता दूंगा आपको। कोई बात नहीं, सोने सर, थैंक यू जी, प्लीज। और किसी के कोई सर रेडी, अब चले निवेदन। हाँ जी बोलो हर्षवर्धन जी। तो मैंने ऐसे आपको पर्सनली भी मैसेज करके बताया था, जो स्लाइड्स अपनी होती इंग्लिश में होती, थोड़ा हिंदी में हो तो ठीक है। अच्छा, जो ये स्लाइड चल रही है, जो आप चाह रहे हैं, जो ये आपके पास PDF आएंगी ग्रुप में, हाँ जी, वो इंग्लिश की जगह हिंदी में आए, कोशिश कर सकता हूँ मैं, क्योंकि सर पॉसिबल मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा इसको ट्रांसलेट करना, क्योंकि ये मशीन में तैयार नहीं है, एक एक वर्ड लिखना है इसमें। तो मैं दे सकता हूँ आगे, जो भी हमारा ये काम करते हैं उनको मैं दे दूंगा। अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये कोर्स एंड होते ही मैं हिंदी उसके ट्रांसलेशन में दे दूँ, बट हाँ अभी आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। जैसे हमारा कल लास्ट डे है, एंड ट्यूसडे यू ऑल विल गेट दिस PDF एंड सर्टिफिकेट्स आल्सो। बट प्रॉमिस ये भी करता हूँ मैं, जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी ट्रांसलेट, मैं आप लोगों के लिए इंडिविजुअल में आपको हिंदी में भिजवा दूंगा, जिसको भी जरूरत होगी हिंदी के लिए। ये ओके सर, धन्यवाद। ठीक है जी, जी सर, बिल्कुल। चले अब आगे आज की कहानी, चले स्टार्ट करें।
तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने कैलकुलेशन कर लिया था, पावर टेबल कैलकुलेट कर ली थी। पावर कैलकुलेट करने से ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो भी नंबर है वो अगर 2 के ऊपर है दैट मीन्स बैलेंस है वो नंबर, अगर 2 से नीचे है तो भी इम्बैलेंस और 2 से ऊपर है तो भी इम्बैलेंस है। अगर 2 से नीचे है तो वीकर हो गया, और अगर 2 से ऊपर जाता है तो क्या होगा, एग्जॉस्ट करेगा, वो नेगेटिव ट्रेड्स देने लग जाएगा अपने। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, एक तो ग्रिड में जो नंबर मिस है उनको फिर इम्प्लांट करना पड़ेगा थ्रू द रेमेडी, और जो इम्बैलेंस नंबर है इनको बैलेंस करना पड़ेगा, वो भी रेमेडी के थ्रू होगा। तो यहाँ पे जो अपना ये कोर्स है, ये फाउंडेशन वाला स्पेशल, इसके अंदर मैं आपको एक नंबर्स की रेमेडी बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप उस रेमेडी के थ्रू काम कर सकते हैं, आप नंबर को बैलेंस भी कर सकते हैं और जो नंबर मिस हो गया है उसको इम्प्लांट भी कर सकते हैं, यानी उसकी पावर को ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, आप सब लोगों ने अपने साइकिक और लाइपाथ कैलकुलेट कर लिए, मूलांक और भाग्यांक। अब देखिए कि जो ये दो नंबर्स आए आपके पास, क्योंकि दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है। साइकिक नंबर है जो आपकी एक सोच को, एक मानसिकता को, एक क्या कह सकते हैं, नेचर को, है ना, ये सारी चीज़ें बताता। और लाइपाथ क्या बताता है, लाइपाथ बताता है आपका जो भी डेस्टिनेशन है, जो भी डेस्टिनी उस ईश्वर ने, परमात्मा ने जो दिया है वहां तक जाने का रास्ता। अब वो रास्ता कैसा हो, वो कैसे समझ, कॉम्बिनेशन कैसे मैच करेंगे, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, अपने अभी ये बताइए मुझे, हमारे यहाँ पे कोई बॉम्बे से है, मुंबई से, हमची मुंबई अभी इस ग्रुप में नहीं है, बॉम्बे से कोई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हमने हॉर्स रेसिंग देखी होगी ना, हॉर्स रेसिंग जहाँ पे बैटिंग की जाती है नंबर्स के ऊपर, है ना, अलग अलग हॉर्सेस होते हैं, उनके नंबर्स के ऊपर वो बैटिंग करते हैं वो। तो आपने वो जो रेस कोर्स होता है वो देखा होगा, तो वो रेस कोर्स पे जो हॉर्सेस दौड़ते हैं उस जमीन के ऊपर, वो कंपेटेबल कैसी होती है, थोड़ी हार्ड होती है, मतलब उन हॉर्सेस के दौड़ने के लिए उस हिसाब से तैयार की जाती है उसको, ताकि वो जो अपना पोटेंशियल है, जो उनकी पावर है, वो उसके अंदर ढाल सके, मतलब तेजी से भाग सके। तो वो वहां पे हॉर्स उस रेस कोर्स के मैदान के अंदर बहुत अच्छे से भागते हैं। तो मान लीजिए कि ये हॉर्स है आपका साइकिक नंबर, और वो रेस कोर्स की जो जमीन है, जो सरफेस है, वो है आपका लाइफ पाथ। तो अब ये रेस कोर्स में दौड़ने वाला घोड़ा उस रेस कोर्स वाले सरफेस के ऊपर दौड़ेगा तो बढ़िया तरीके से दौड़ेगा, स्मूथली। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कीजिए, वही रेस कोर्स वाले घोड़े को हम जैसलमेर लेके आ जाते हैं, डेजर्ट के अंदर, जहाँ पे पूरा सैंड है। सुना होगा आप लोगों ने, राजस्थान में ड्यून्स हैं जो, है ना, सैंड ड्यून्स, तो वहाँ पे पाँव डालेंगे इतना अंदर चला जाएगा। अब वो रेस वाला जो हॉर्स है, अब उसको इस सैंड ड्यून्स के अंदर अगर वो दौड़े तो क्या वो परफॉर्म कर पाएगा, उसका प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि उसका पाँव तो मिट्टी के अंदर चला जाएगा, वो बाहर निकालेगा कैसे। तो अब क्या हो गया, ये आपका हॉर्स है, क्या बताया मैंने, साइकिक, और ये सरफेस है, ये है लाइफ पाथ। जब हॉर्स रेस कोर्स में दौड़ रहा था तो बड़ा स्पीड से दौड़ रहा था, और जैसे ही वो यहाँ पे जैसलमेर में आ गया तो उसकी स्पीड एकदम खत्म, यानी कि ऑब्स्टिकल्स आ गए उसके आगे, अब वो दौड़ नहीं पा रहा है। यही तरीका है साइकिक और लाइफ पाथ को मैच करने का। अगर साइकिक और लाइफ पाथ मैच करते हैं तो वो रेस वाला घोड़ा और वो सरफेस है, और अगर लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, स्ट्रगल्स चल रहे हैं, मेहनत करने के बाद कुछ मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पे ये साइकिक और लाइफ पाथ, यानी कि वो घोड़ा जैसलमेर के सैंड ड्यून्स के अंदर आ गया। ठीक है, तो अब ये चेक कैसे करेंगे कि ये सरफेस इसके लायक है या नहीं है ना। इसके लिए होता है कंपैटिबल चार्ट, जिसे हम बोलते हैं कि नंबर्स को कंपैटिबिलिटी चेक करना आपस में। चलिए इसको देखते हैं अभी।
तो सबसे पहले हम, जैसा मैं डेली बताता हूँ आपको, कुछ बैटिंग नंबर आज और देखते हैं जो नहीं लेने चाहिए। वो कौन से नंबर होंगे? सबसे पहला बैटिंग नंबर आता है 48 या 84। ये अगर किसी के मोबाइल में है, म्यूट कर लीजिएगा बाकी लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। अगर 48 और 84 है तो क्या होगा? ये क्या करेगा? ये डिप्रेशन और स्ट्रेस को बताता है। और अगर दूसरा बैटिंग नंबर है 49 या 94, ये बैटिंग नंबर भी नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होगा? एक तो रिस्की जॉब्स होंगी और सक्सेस मिलेगी हार्ड वर्क करने के बाद में। और देखिए एक और बैटिंग नंबर, ये 54 और 45, ये क्या बताता है? हॉस्पिटल, रिडन और कोर्ट केस। इसका ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रही मेरी लैंग्वेज, यही लग रहा है। ठीक है, और फिर मैं मेरे हिसाब से करता हूँ। आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल भी मैंने की थी, फिर भी ये चीज़ हो रही है। मेरे लिए ख़राब है, आप लोगों के लिए नहीं है। ये 54 और 45 का जो ये बैटिंग नंबर है, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल और कोर्ट की तरफ ले जाएगा, या कहते हैं कि आई प्रॉब्लम भी हो सकता है। एक और आता है, वो आता है 56 या 65। अगर ये 56 या 65 मोबाइल के अंदर है, या जो मोबाइल के नंबर्स उनकी टोटल इस पे आ रही है, तो कहते हैं कि ऐसे लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना, शाई यानी कि शर्मीले, इंट्रोवर्ट नेचर जिसको कहते हैं अपन, उस तरीके से। एक और देखिए, ये 58 या 85, अगर ये नंबर है तो क्या बताता है? ये फाइनेंशियल लॉसेस या मनी ब्लॉक, यानी कि कहीं पे आपने पैसा लगाया या कहीं पैसा दिया तो वो पैसा आपको वापस मिलने में दिक्कत हो सकती है। ये है कि आपके बैटिंग नंबर जो एडवाइजेबल है नहीं लेने के लिए। ये एडवाइस किया जाता है कि इन नंबर्स का आपके मोबाइल में एग्जिस्ट नहीं हो तो अच्छा है। ठीक है जी। अब देखिए कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर। अब एक काम कीजिए आप लोग सब जने, इस क्या हुआ हर्षवर्धन जी, आपका हैंड रेज है बट अभी सब जने म्यूट है सर। मजबूरी में मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि डिस्टरबेंस दूसरी हो रही थी इस पर। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, मैं आपको सेशन के एंड में मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा। ये कंपैटिबिलिटी चार्ट है नंबर्स का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको, क्यों मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। आप एक बार इसको देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने सामने रखिए, और फिर हम एक कंपैटिबिलिटी चार्ट को समझते हैं। क्योंकि मैं ना हमेशा एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देता हूँ, रटना नहीं है, ना मैंने रटा ना मैं रटवाता हूँ। तो इसको आराम से आज डिस्कस करते हैं, समझते हैं। आज खाली इसी के ऊपर ही काम करेंगे ताकि ये लाइफ में आपको कुछ चीज़ इससे रिलेटेड याद नहीं करनी पड़े और आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाए ताकि काम हो जाए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब जने, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप ले लीजिए, या इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, 5 मिनट में आराम से नोट कर लीजिए। फिर हम इसको एक एक नंबर्स को मैं आपको बताता हूँ क्यों फ्रेंडली है, क्यों नॉन फ्रेंडली है, ताकि ये जब चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई तो आपको कभी इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मे बी हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कभी भी शेयर नहीं करते, उसका रीज़न यही है, इसको हम रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करते हैं इस चीज़ की। आप आराम से नोट कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप जो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा मैं, हालांकि कल का दिन है, फिर तो आपके पास पूरी PDF आई जाएगी है। या मैं जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा, तभी समझ में आ जाएगा। 5 कॉलम बना लीजिए,
10 रोज बना लीजिए बस, बाकी मैं बताता हूँ वैसे लिखते जाइएगा। मैं 1-2 मिनट रुका हूँ, आप आराम से जो नोट करना चाहें वो प्लीज़ नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। चले, जब भी नोट हो जाए एक मुझे कोई भी एक हैंडरेस या टैग्स कर दीजिए ताकि मैं आगे इसको आगे चले, कि स्क्रीन मेरी एकदम ब्लॉक हो जाती है जब स्क्रीन शेयर करते हैं, मुझे दिखता नहीं है वहाँ पे, और अभी आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने म्यूट करना पड़ा मुझे मजबूरी के अंदर। चलिए आगे चलें फिर अब, ठीक है, ओके, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ अननेसेसरी किसी की वजह से दूसरे डिस्टर्ब नहीं हो, प्लीज़ इतना सा ध्यान रखिए। बाकी मैं को इंटेंशनली किसी को म्यूट नहीं करता, म्यूट नहीं करूँगा, ना करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ हर्षवर्धन जी बताइए क्या कह रहे थे, आपका हैंड रेज आ रहा था, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। जो बैटिंग नंबर की बात कर रहे थे सर, तो मेरे जैसे 49 और 85 दोनों आ रहे हैं। अच्छा, तो इसकी कोई रेमेडीज वगैरह होती है या? मुझे वो बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। रेमेडी अभी कुछ नंबर्स की वैसे भी रेमेडी हम कल बताएंगे, कल आपको सॉफ्टवेयर भी बताना है, सारी चीज़ें होगी, ठीक है। नंबर देखिए, मोबाइल न्यूमेरोलॉजी का मतलब लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया, उन लोगों ने कोर्सेज लॉन्च कर दिए, फिर उसके ऊपर मोबाइल न्यूमेरोलॉजी, फिर ये नंबर है तो नंबर हटा दो, चेंज कर लो, पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि पूरी आजकल पूरा काम ही मोबाइल यानी ऑनलाइन ही है, तो हम इसकी रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है, वो रेमेडी मैं बता दूँगा। तो ये जो चार्ट है आपके सामने कंपैटिबिलिटी का चार्ट, जो आपको साइड में सीरियल नंबर लिखा हुआ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे वर्टिकल दिख रहे होंगे, ये है आपके साइकिक नंबर, ठीक है, ये आपके साइकिक नंबर है। तो जैसे सीरियल नंबर के नीचे लिखा हुआ है 1, अब 1 के आगे लिखिए आप प्लेनेट में सन, ठीक है, और सन के अब 1 के आगे जो प्लेनेट कनेक्ट हुआ सन, उसके आगे देखिए फ्रेंडली नंबर, नॉन फ्रेंडली नंबर और न्यूट्रल नंबर, ये 3 कॉलम्स बने हुए हैं। तो इनके ऊपर आप लिखिए एलपी नंबर, जो फ्रेंडली नंबर है इनके ऊपर लिख दीजिए एलपी नंबर, जो नॉन फ्रेंडली है उसके ऊपर भी लिखिए एलपी नंबर, और जो न्यूट्रल नंबर है उसके ऊपर भी लिखिए एलपी नंबर। अब आपको ये पता चल जाएगा कि इस साइकिक नंबर के साथ में ये लाइफ पाथ नंबर फ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली है या न्यूट्रल है, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए सबसे पहले आता है आपका नंबर 1, नंबर 1 का सबसे फ्रेंडली नंबर में प्रायोरिटी के अंदर लिखा हुआ है नंबर 9। उसका क्या रीजन है कि नंबर 9 कनेक्ट है आपका मंगल के साथ में, सेनापति, और नंबर 1 है राजा। तो राजा जो भी अपनी किंगडम के लिए जो प्लानिंग करता है ना, कुछ भी जो उनके अपनी प्रजा के लिए कोई प्लानिंग करता है, डेवलपमेंट के लिए करता है, सिक्योरिटी के लिए करता है, सबसे ज़्यादा उस वक्त में क्या जरूरी होता था, अपने राज्य की सुरक्षा, यही होता था। तो अब राज्य की सुरक्षा का जिम्मा किसके ऊपर होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर। रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री कौन होता था, सेनापति। तो नंबर 9 कौन है, कमांडर, सेनापति। तो राजा से सबसे क्लोज में कौन आएगा, हर चीज जहाँ पे डिस्क्लोज इन दोनों के आपस में जो चीज होगी, सबसे ज्यादा घनिष्ठता या सबसे ज्यादा क्लोज कौन होते हैं, राजा और सेनापति। इसलिए 1 के साथ में सबसे फ्रेंडली नंबर आता है नंबर 9। सेकंड, उसके बाद देखिए क्या लिखा है वहां पे, नंबर 2। नंबर 2 कौन है, रानी। तो राजा के सबसे प्रिय कौन होगी भाई, जो ये सेनापति वाला है ये तो हो गया आपका प्रोफेशनल लाइफ। अब आइए पर्सनल लाइफ पे, तो हर आदमी की सबसे अपनी फैमिली में कौन, वाइफ, स्पाउस। स्पाउस वाइफ है, उसके लिए हस्बैंड, और हस्बैंड के लिए वाइफ। तो राजा के लिए कौन हो गई, रानी। अब उसके बाद देखिए फिर आता है नंबर 5, थर्ड नंबर पे। नंबर 5 कौन है, नंबर 5 है प्रिंस, युवराज। तो राजा और रानी की जो संतान है वो कौन है, राजकुमार, जो कि
आने वाले टाइम में राजा वही बनेंगे। तो राजा की फिर एक पिता के लिए अपनी वाइफ के बाद में किसका नंबर आता है? बेटे का, बच्चे का। तो ये नंबर 5 आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है देवगुरु, यानी कि राजगुरु जो होते थे राज्यों में, जहाँ पे राजा के बच्चे, पूरी प्रजा वगैरह सब जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करती थी। तो राजा, आप एक चीज आपने देखा भी होगा, जब उन्हें रामायण देखी, महाभारत देखी, या जो भी ये सीरियल्स देखे, वहां पे जब भी कोई भी ऋषि मुनि आते थे तो राजा खुद अपनी मतलब सिंहासन से उठकर खुद जाते थे उनको वेलकम करने के लिए। और उनके राज्यसभा के अंदर राजगुरु के लिए एक अलग से स्थान होता था, राजा के समकक्ष, यानी कि राजा के इक्विवेलेंट में एक अलग से एक चेयर या गद्दी लगाई जाती थी राजगुरु के लिए। और राजा अपनी हर नीतियों के लिए, हर चीज के लिए वो गुरु उनसे जरूर डिस्कस करता था और उनकी राय जरूर ली जाती थी। इसलिए 1 में ये नंबर 3 यहाँ पे आया, राजगुरु है इसलिए। फिर उसके बाद देखिए, फिर आता है नंबर 6। नंबर 6 कौन है? ये 3 नंबर है देवगुरु, तो नंबर 6 कौन है? दैत्य गुरु है। दैत्य के गुरु, लेकिन है तो गुरु तत्व तो है, और गुरु हमेशा पूजनीय, आदरणीय। तो वहां पे दुश्मनी वाली तो बात होगी नहीं, तो इसलिए ये भी 6 नंबर भी यहाँ पे फ्रेंडली में आया। फिर सबसे लास्ट में जो फ्रेंडली है वो आ रहा है नंबर 1 के साथ में 1 का कॉम्बिनेशन, यानी कि 1 साइकिक और 1 लाइफ पाथ हो तो फ्रेंडली होगा, लेकिन प्रायोरिटी में सबसे पीछे नंबर जा रहा है, लेकिन है फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, और यूएस से बाइडेन आते हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे मिलेंगे? एक राजा दूसरे राजा से कैसे मिलता है? फ्रेंड की तरह, है ना? कैसे वेलकम करने जाते हैं वहां पे, जहाँ पे ये लोग प्लेन्स वगैरह जिससे भी आते हैं, या अगर नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो वहां पे जो भी जितने भी ये कॉर्पोरेट वगैरह हैं, जो पॉलिटिकल लीडर सब आते हैं ना, क्या करने आते हैं? वेलकम करने। तो कैसे मिलेंगे आपस में? एक दोस्त की तरह। इसलिए 1 और 1 फ्रेंडली है। अब देखिए, अब अगर 1 के साथ में अगर 8 का कॉम्बिनेशन आ जाए, यानी कि 1 तो साइकिक है और 8 लाइफ पाथ आ जाए, तो क्या होगा? वो जाएगा नॉन फ्रेंडली में। यहाँ पे हम कभी भी एंटी वर्ड को यूज नहीं करते। आपने मेरे मुंह से नहीं सुना होगा एंटी कुछ नहीं होता है। या तो फ्रेंडली होगा या नॉन फ्रेंडली होगा, या तो दोस्त होगा या मतलब नहीं बनेगी आपस में, इतना ही होगा। तो नंबर 1 कौन है? सूर्य। और नंबर 8 कौन है? शनि महाराज। तो इनकी आपस में कैसी नहीं बनती है, दुश्मन है आपस में। बोला तो सूर्य पुत्र शनि जाता है, क्या बोलते हैं? सूर्य पुत्र शनि। लेकिन शनि और सूर्य की कभी नहीं बनी। स्टोरी आप लोगों को पता है, सबको पता है ना, शनि और सूर्य की दुश्मनी की, है ना? बस वही कारण है कि वो जो संज्ञा थी, इनकी वाइफ, सूर्य देव के अंदर प्रचंड अग्नि है, गर्माहट है, तो वो पास आएंगी तो जलन होती थी, तो वो वापस अपने पिता दक्ष के पास गई। दक्ष पुत्री थी संज्ञा, जिनका सूर्य देव से विवाह होता। तो वो जाके बताया ये चीज है, तो दक्ष ने वापस के नहीं, अब जो भी आपका घर है वो सूर्य देव के वहाँ वापस आना पड़ा। आज वाला कॉन्टेस्ट तो है नहीं, बेटी अगर पेरेंट्स के पास जाए तो फिर उसको फिर वो बड़े अच्छे से पैम्परिंग करते हैं और उसका रिजल्ट सब लोगों के सामने आता है, वो घर टूटते ही है। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, शादी हो गई तो यही आपका घर है, तो उन्होंने बोला जो भी है आपका लाइफ यही है, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। तो संज्ञा वापस ने सूर्यदेव के घर आ गई। लेकिन उन्होंने कहा ये आ तो गई, लेकिन चीज़ तो वही चल रही थी। तो उन्होंने फिर एक चीज़ का निश्चय किया कि चलो मैं तपस्या करती, क्योंकि पहले यही किया जाता था। तपस्या करने के लिए क्या किया, संज्ञा ने एक अपने छाया का निर्माण कर दिया। दिखने में कैसी? संज्ञा जैसी। छाया आपकी कैसी? आप जैसी। तो और वो चली गई अपने तपस्या करने के लिए कि मैं भगवान की इष्ट की तपस्या करूं ताकि मुझे कुछ वरदान मिल जाए और ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये थोड़ी कम हो जाए। तपस्या की उन्होंने, संज्ञा ने घोर। तब तक छाया थी कहाँ? सूर्यदेव के साथ में, और उनको एहसास ही नहीं हुआ कि भाई ये, क्योंकि छाया तो खुद की थी वो। तो जो छाया से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो है शनि।
अब क्या है कि जो संज्ञा जो तपस्या कर रही थी, तो तपस्या करते जब फिर खाना वाना और ये सिस्टम तो होता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो शनिदेव है वो मतलब उनका छाया तो वैसे भी उनका वर्ण तो शांत था ही था, लेकिन जो संज्ञा तपस्या कर रही थी उससे शरीर और भी काला होने लग गया था। तो इसी वजह से जो शनि जब जन्म लिए तो उनका वर्ण काला था। ठीक है, अब जैसे ही वो जो छाया थी सुवर्णा वो लेके पहुंची राजे दरबार में, तो सूर्यदेव ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि वो कहते मैं ऐसा लाल मेरा पुत्र होगा तो ऐसा होगा लाल, और ये काला मेरा पुत्र हो नहीं सकता। तो वहां पे शनिदेव जी को आगे गुस्सा, उन्होंने फिर बोला कि भाई एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको जो मांगे मैं दे दूंगा, इसको जो चाहिए वो दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसे अपने पुत्र के रूप में एक्सेप्ट कर यहाँ पे राज्यसभा में नहीं बैठा सकता। तो शनि भी पुत्र तो सूर्य के थे, गुण तो वही थे राजाओं वाले, है ना, जीन्स तो वहीं से ही आए हुए। उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें तो मैं खुद हासिल कर सकता हूँ, मुझे तो आपका वो चाहिए, मतलब आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर ले, बाकी ये सारी चीज़ें तो हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे सूर्यदेव नहीं माने और उन्होंने छाया का भी अपमान किया था। तो वहाँ से फिर शनिदेव को गुस्सा आया और इन्होंने भगवान शिव की तपस्या चालू की। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए शनिदेव के ऊपर तो उन्होंने पूछा भी बोलो क्या वरदान मांगते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई जो ये मेरे माँ का अपमान किया है सूर्यदेव ने, एक तो वो मुझे मतलब उसके कारण मैं गुस्सा हूँ और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर शिव भगवान जो शंकर महादेव थे उन्होंने शनि को वरदान दिया कि तुम अपनी ताकत से, तुम अपने बल पे अपने राज्य का निर्माण कर सकते हो। उन्होंने ये निश्चय किया कि जहाँ पर सूर्य नहीं पहुँच सकते वहाँ पे मेरा साम्राज्य कर देता हूँ। इसलिए शनिदेव ने, क्योंकि धरती पर तो हर जगह सूर्य का प्रकाश आता है और ऊपर तो था ही अंतरिक्ष में, वहाँ पे स्पेस में, तो इन्होंने क्या किया, धरती के नीचे जो पाताल लोक है वहाँ पे शनि का साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, जो भी शनि वाले लोग होते हैं, जो भी शनि से रिलेटेड होते हैं, वो ज़मीन से रिलेटेड यानी कि माइंस का काम करते हैं, ज़मीन से नीचे। पेट्रोकेमिकल्स का काम होता है ज़मीन से नीचे। पेट्रो कहाँ था, नीचे ही तो होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए शनि यहाँ पे कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये सूर्य और शनि की कहानी है। वहाँ से सूर्य और शनि आपस में, सूर्य के मन में ऐसा नहीं है, लेकिन शनि ने उन्हें अपना, बच्चे थे उस वक्त, दिमाग इतना ही था, बस वहीं से वो चल रहा है कि नहीं आपने मेरे एक्सेप्ट नहीं किया, आप मेरे दुश्मन हो सबसे बड़े। तब से सूर्य और शनि की नहीं बनती, इसलिए 8 नंबर के आगे लिखा जाता है एलिजिमेट सन। ठीक है, एक ही नंबर है 1 के साथ में, नॉन फ्रेंडली नंबर 8। उसके बाद फिर देखिए न्यूट्रल में आता है नंबर 4। नंबर 4 कौन है? नंबर 4 है राहु, आउटलॉयर। कोई समाज कोई नियम नहीं मानने इसको, है ना, यही तो है राहु। लेकिन उसको पता है कि मैं किसकी किंगडम में बैठा हूं। समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर कौन करे? तो किंगडम तो राजा की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं, राजा जी के हिसाब से भी चल रहे हैं। इसलिए ये ना तो फ्रेंड है ना नॉन फ्रेंड, ये है न्यूट्रल नंबर, सम। फिर आता है नंबर 7। नंबर 7 जैसे मैंने बताया कि वो कहाँ है, धड़ से नीचे का हिस्सा। तो दुश्मनी या जो भी चीज़ है वो कहाँ पे होती है, ये सब यहाँ से चलती है। तो यहाँ पे तो दिल से रूल होने वाला है नंबर 7 केतु। इसका एक से 7 नंबर के आगे देखिएगा, कोई भी नंबर नॉन फ्रेंडली में नहीं आता है। 7 का कोई नॉन फ्रेंडली नहीं है और एक नंबर 5 का भी कोई नॉन फ्रेंडली नंबर नहीं है, क्योंकि 5 तो खुद ही जिसके साथ बैठेगा उसके पॉजिटिव एनहांस करता है सॉरी। तो 7 भी न्यूट्रल नंबर हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया ये फ्रेंडली क्यों है और फ्रेंडली में भी ये सिमेट्री कैसे सेट हो रही है। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 साइकी किससे कनेक्ट हो गया? मून से, यानी रानी। अब एक चीज बताइए, मैंने एक चीज बताई थी, रानी कब तक रानी है? एक फीमेल की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? उनका हस्बैंड। सिंपल सी चीज है। तो रानी के लिए इंपॉर्टेंट कौन हुए? राजा। रानी कब तक रानी है? जब तक राजा है। राजा के बिना, है ना, खत्म, फिर तो रानी है ही नहीं। तो सबसे फ्रेंडली नंबर में कौन आएगा 2 के साथ? नंबर 1, राजा।
उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी आएगी? एक माँ के लिए। जब एक वाइफ है उसके लिए तो हस्बैंड हो गया, अब एक माँ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? बच्चा, बेटा। बेटा। तो फिर आया नंबर 5 संतान। संतान। तो 2 के पास में अपने पति के बाद में किसका नंबर आया? अपनी संतान का। तो देखिए 5 आ गया वहां पे। अब उसके बाद किसका नंबर आएगा? उसके बाद नंबर आएगा 3 का। 3 कौन है? राजगुरु। गुरु। जैसे कि एक राजा के लिए आदरणीय है गुरु, तो वैसे रानी के लिए भी गुरु तो आदरणीय सबके लिए ही है, इसलिए ये नंबर 3 फ्रेंडली में। अब फिर उसके बाद में कौन सा नंबर आता है? फिर आता है नंबर 2। तो जब बाइडन आए इंडिया के अंदर तो अपनी वाइफ को लेके आए, और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, अभी तो हमें हमारे नरेंद्र मोदी जी है वो तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, वो जैसे मनमोहन सिंह जी थे, तो जब मनमोहन सिंह जी वेलकम करने जाते थे तो उनके साथ में उनकी वाइफ भी जाती थी ना। तो वहां से जो बाहर से जो भी आया, पीएम आया, राष्ट्रपति, उनकी वाइफ भी आती है साथ में। तो जैसे पीएम से आपस में अच्छे फ्रेंडली मिले, तो उनकी वाइफ आपस में कैसे मिलेगी? फ्रेंड की तरह। तो ये 2 के साथ में नंबर 2 यहाँ पे आके फ्रेंडली। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है सबको? फिर अब देखिए नॉन फ्रेंडली में कौन सा आएगा? नॉन फ्रेंडली में आया नंबर 8। नंबर 8 वही कौन? शनि। तो शनि किसके ऊपर? सूर्य के ऊपर तो गुस्सा है ही है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर है पता है? चंद्रमा के ऊपर। कहते हैं कि ना तो तुम ये तपस्या करने का निर्णय लेती, ना तुम अपनी छाया का निर्माण करके जाती, और ना मैं काला पैदा होता। इसलिए रूट इस सारी फसाद की जड़ आप हो। तो इसलिए शनि चंद्रमा से भी नॉन फ्रेंडली बिहेव करेंगे कि सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, क्योंकि सूर्य ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि मैं काला था। इस तरीके से। फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 कौन है? नंबर 4 है आउटलॉयर। तो यहाँ पे नॉन फ्रेंडली में ये दुश्मन नहीं है 2 और 4, लेकिन ये अपोजिट है। 2 की सोच क्या है? अपने केयरिंग, मदरली नेचर है ना, जेंटल, तेजीब से बात करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और नंबर 4 यहाँ पे भूत कहां पे चढ़ा है? यहाँ पे कैसा? फ्रस्ट्रेशन, इंस्टेंट इरिटेशन, बात नहीं मानना। तो जहां पे चंद्रमा हर चीज बड़े आराम से, बड़े तेजीब से, बड़े जेंटल वे में करने का, वहां पे राहु फटाफट से करने के लिए। तो ये कहा जाता है 2 और 4 की सोच अपोजिट है। ठीक है। अब आता उसके बाद नंबर 9। अब आता है लास्ट में फ्रेंडली में, नॉन फ्रेंडली में 2, सॉरी पहले 8 आया, फिर 4 आया, अब आया 9। 2 है रानी और 9 है सेनापति। देखिए इनका क्या होता है? 2 और 9 का आपस में ईगो क्लैश होता है। मैंने बताया था उस दिन, वापस बता देता। 2 है रानी, वो कहती है कि जैसे ये किंगडम है राजा की, उतनी मेरी है, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। तो जैसे सब पूरी किंगडम, पूरी प्रजा राजा का कहना या उनको फॉलो करती है, तो एवरीबडी शुड फॉलो मी टू, मुझे भी फॉलो किया जाए। यह है रानी का थोड़ा सा ईगो। उधर है वो सेनापति, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि इस राज्य के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी है वो किसके बलबूते पर है? मेरे। आप लोग सुरक्षित किसके बलबूते पर हो? मेरे। तो मैं किसका कहना मानूंगा? इसका कौन है मेन? राजा जी। तो मेरे लिए तो सिर्फ राजा का कहना मानना है, बाकी आप रानी हो, रानी की तरह रहो, मैं तो सिर्फ राजा का कहना मानूंगा। और रानी कहती है तू भले ही सेनापति है, प्रजा का हिस्सा, तो तुझे मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो 2 और 9 का ईगो क्लैश होता है और कुछ नहीं होता है। 2-9 वालों की आपस में कभी नहीं बनेगी। 2-9 वाले अगर कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिएगा हस्बैंड वाइफ का है, तो देखिए वहां पे क्या होता है। ठीक है। अगर 29 की डेट के ऊपर मैरिज भी हो गई, न्यूमरोलॉजी के अंदर कभी भी मैंने बताया था 29 डेट हम मैरिज के लिए नहीं बताते हैं, मना करते हैं भैया 29 को मैरिज मत करो, क्योंकि ये आपकी मैरिड लाइफ के अंदर तकलीफें लेके आएगी। हाँ रविंदर जी बोलिए।
सर जैसे आप बोल रहे हैं कि 2 और 9 की नहीं बनती है, तो मेरी छोटी भाभी है 2 नंबर जी सिंगल, हाँ एंड मेरा ब्रदर है 27, तो टोटल हुआ 9। जी। और मेरा ब्रदर तो उनकी बात बहुत सुनता है। आपके ब्रदर उनकी बात सुनेंगे, उसका रीजन जी है। जी। देखिए मैं बात कर रहा हूँ 9 की। सिंगल 9। एक तो है प्योर 9 और एक है कंपाउंड। और कंपाउंड किसका बना? 2 और 7 का। 2 कौन है? 2 कैसा क्वीन। है? 2 कैसा है पहले ये बताइए। 2 मून है, मतलब इमोशनल। शांत रहने वाला, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाला। जी ईगो है मून के जी। अंदर? नहीं। उसके साथ में कौन है? 7। 7 क्या करता है? 7। तो वो तो वैसे ही दिल से चलने वाला आदमी है। तो 2 7 वाले छोड़ दे। मून के अंदर 9 के गुण है, लेकिन उसके साथ में 2 और 7 भी है। ओके अगर ये प्योर 9 होता तो फिर आप मेरे से बात कर लेते। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। और ऐसा नहीं है। देखिए ये हम तो यही मानते हैं 80 to 90%। 100% सिर्फ वो ऊपर बैठा वो कर सकता है। ऑलमोस्ट केसेस में यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। अब ये हो गए इसके नॉन फ्रेंडली। अब आता है नंबर न्यूट्रल कॉलम। वहाँ पे लिखा है क्या? नंबर 6। नंबर 6 कौन है? दैत्य गुरु। तो दैत्य गुरु की दुश्मनी किससे है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दुश्मनी रानी के साथ थोड़ी ना, रानी की दुश्मनी शुक्राचार्य से थोड़ी ना। वो तो खुद भी, वो तो गुरु, मैंने क्या बोला, गुरु तो ऑलवेज रेस्पेक्टफुल है भले वो दैत्यों के, लेकिन है तो गुरु। और उसके बाद नंबर 7। नंबर 7 तो वैसे ही किसी का दुश्मन नहीं है, तो इसलिए ये 6 और 7 न्यूट्रल में आ गए। अब बताइए यहाँ तक समझ में आया सबको? मजा आ रहा है? जी सर। जी सर। जी सर, बिल्कुल बढ़िया, अच्छे से। झेलना पड़ रहा है ऐसा तो नहीं। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। समझ में आ गया तो बढ़िया से रिकॉर्डिंग एक बार और सुन लेना। ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 कौन है? देवगुरु बृहस्पति। कैसे है? एकदम शांत है ना, ये एकदम। आप देखिए ऋषि मुनि जो भी देखे कैसे, एक अजब सी शांति, एकदम से कामनेस होती है। तो नंबर 3 के साथ में सबसे फ्रेंडली कौन आएगा? जैसे राजा के लिए राजगुरु, जो भी गुरु हैं वो रेस्पेक्टिव है, तो उस गुरु के लिए भी कौन होगा? राजा। क्योंकि जो पहले गुरुकुल वगैरह चलते थे वो सब राज्य की एड से चलते थे, अनुदान जिसे बोला जाता है। वहां से सारा कहां से आता था? राज्य से। तो इसलिए एक गुरु के लिए भी इंपॉर्टेंट कौन हुए? राजा। तो इसलिए 3 के साथ में फ्रेंडली नंबर कौन आया? 1। उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद नंबर आता है 5 का। नंबर 5 कौन है? युवराज। तो एक गुरु के लिए युवराज के साथ में भी एक बना के रखना अच्छा है, क्योंकि भावी राजा तो वही है, बड़ों के राजा तो वही बनेंगे। इसलिए फ्रेंडली में कौन आया? नंबर 5। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया नंबर 3। गुरु और गुरु, 2 टीचर आपस में मिले तो कैसे? अच्छे से मिलेंगे ना। 2 टीचर, 2 गुरु आपस में मिले तो कैसे? बड़े ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना। बातें होगी तो कैसे होगी? ज्ञान की बातें, एक्सचेंज होगा तो क्या? नॉलेज। तो 3 के साथ में 3 आया तो गुड। अब उसके बाद में कौन आता है? उसके बाद आता है 2। 2 कौन है? रानी। तो रानी के लिए अगर ये गुरु रेस्पेक्टिव है तो राजगुरु के लिए भी रानी रेस्पेक्टिव होगी, क्योंकि वो भी तो राजा की, मतलब सेकंड वही है, राज्य की जो भी है सारी पावर सेकंड तो उन्हीं के पास है। अब उसके बाद कौन आता है? अब देखिए उसके आगे आता है 7 लिखा, और उसके आगे मैंने लिखा है एस्टेरिक साइन लगाया हुआ है, और कलर होगा उसमें रेड, उसमें लिखा है विजडम। 3 के साथ में 7 फ्रेंडली है, क्योंकि 3 नॉलेज का नंबर है और 7 कैसा है? रिसर्चिंग का नंबर। दिमाग मतलब बुद्धि है, ज्ञान है, स्पिरिचुअल है, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढने वाले, कोई भी चीज को रिसर्च करने वाला 7। तो कैसा है? फ्रेंडली। लेकिन एस्टिक साइन लगाया है, विजडम के हिसाब से फ्रेंडली है। लेकिन 3 के साथ में 7 इसको मैटेरियलिस्टिक साइड में सपोर्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 के साथ में 7 फ्रेंडली है, लेकिन ये मैटेरियलिस्टिक साइड में सपोर्ट नहीं करेगा।
क्योंकि 7 तो वैसे डिटैच करता है मैटेरियलिस्टिक साइड से, ये भौतिक दुनिया से काट के आध्यात्म की दुनिया में ले जाने वाला नंबर है 7। इसलिए ये विजडम के लिए बहुत अच्छा है, नॉलेज के लिए बहुत फ्रेंडली, लेकिन भौतिक सुख सुविधा है उसमें ये इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब 3 के साथ में सिर्फ एक ही नंबर है नॉन फ्रेंडली, कौन सा है वो? नंबर 6। क्या बोला जाता है? अरे इनका तो 36 का आंकड़ा है, यही बोलते हैं ना, 36 का आंकड़ा, यानी कि आपस में नहीं बनती। तो ये बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य की आपस में नहीं बनती है। दोनों की सामने क्या आती है? पीठ। लिख के देखो 3 और 6 क्या आएगी? बैक। दोनों की बैक आती है सामने ऐसे। इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है 3 और 6 की दुश्मनी। 3 और 6 की दुश्मनी कैसे हुई? ये जो शुक्र है ये ऋषि भृगु की संतान है, ठीक है, ये भृगु की संतान है और भृगु की वाइफ का नाम है ख्याति, ठीक है, और उनकी ये संतान है शुक्र। और शिक्षा के लिए सब, जैसे आज भी पेरेंट्स क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा अच्छी से अच्छी स्कूल में जाए, अच्छे से अच्छे टीचर पढ़ाए, अच्छे से अच्छा कोचिंग सेंटर हो। तो पहले भी क्या चाहते थे कि अपने बच्चे को शिक्षा उच्च यानी हाई एजुकेशन मिले। तो उस वक्त ऋषि अंगिरस हुआ करते थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ ऋषि अंगिरस। तो इन्होंने, भृगु ऋषि ने इन शुक्राचार्य को कहाँ पे भेजा? ऋषि अंगिरस के आश्रम में भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक थे, सर्वश्रेष्ठ। और अंगिरस ऋषि के पुत्र थे बृहस्पति। तो बृहस्पति और शुक्र की शिक्षा एक ही जगह एक ही टीचर के सुपरविजन में हुई, इसके ऋषि अंगिरस के। तो वहां पे क्या होता था, ऋषि अंगिरस का पुत्र है बृहस्पति, तो वहां पे उनको क्या किया है? प्रायोरिटी, है ना, फायदा। भाई आप स्कूल में जा रहे हो और वहीं पे आपके फादर प्रिंसिपल है, तो एडवांटेज तो मिलेगी ना, है? मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो इस हिसाब से किसको एडवांटेज मिलती थी? बृहस्पति को। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको चौंकाने वाली, बृहस्पति से मोर देन इंटेलिजेंट है शुक्र। बृहस्पति से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे शुक्राचार्य, शुक्र। तो जब इनको ये चीज इन्होंने देखी और इनको आया गुस्सा, तो इन्होंने क्या किया? बिना बताए वहां से निकल गए। गुप्त ऋषि के पास जाके इन्होंने शिक्षा लेनी चालू कर दी, दूसरे ऋषि के पास जाके। अब वहां पे शिक्षा ले रहे थे, इनकी शिक्षा पूर्ण हुई तब तक पता चला कि बृहस्पति को देवगुरु का पोस्ट मिल गई। क्यों? क्योंकि अंगिरस जो उनके पिता थे, तो वहां पे उसका एडवांटेज मिला और बृहस्पति जी को देवों ने अपना गुरु नियुक्त कर लिया। देवगुरु की पोस्ट पे आगे बृहस्पति जी। तब आया शुक्राचार्य को गुस्सा, क्योंकि इंटेलिजेंट तो शुक्राचार्य थे बृहस्पति से। तो पोस्ट के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट कौन था? शुक्राचार्य। लेकिन मिली किसको? बृहस्पति को। इसलिए वहां से इनका गुस्सा चालू हो गया। फिर इन्होंने क्या किया? गुस्से के अंदर वो देवता के गुरु बन गए, ये गुस्सों में दैत्यों के गुरु बन गए। जाके राक्षसों को बोल दिया, चलो मैं तुम्हारा गुरु बनने को तैयार हूं। और ये चीज सबको ध्यान थी कि शुक्राचार्य बृहस्पति से इंटेलिजेंट है, तो दैत्यों को और क्या चाहिए? अच्छा टीचर हर कोई चाहता है। बन गए ये। तो इस तरीके से ये इनकी ये कहानी है। आपस में एक दैत्य गुरु बने और एक देव गुरु बने। क्यों बने? ये रीजन था, तब से इनकी भी नहीं बनती। इसलिए 3 का सबसे मेन नॉन फ्रेंडली नंबर आता है 6। इसीलिए बोला भी जाता है क्या, इन दोनों का आपस में कैसा आंकड़ा है? 36 का। ऐसे याद रख लीजिए, 36 का आंकड़ा। अब देखिए इनके नॉन फ्रेंडली में कौन आता है, और सॉरी अब न्यूट्रल में कौन आएगा? फिर आएगा न्यूट्रल में 4। गुरु को क्या मतलब है? राजगुरु को। उनको तो अपनी शिक्षा देनी है, राजा के पास बैठना है, उनको परामर्श या एडवाइस वगैरह देनी है, वो तो उनको राहु से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राहु के लिए भी गुरु तो गुरु है, चाहे दैत्य गुरु चाहे देव गुरु रेस्पेक्टिव है। इसलिए न्यूट्रल में। फिर आता है न्यूट्रल में कौन? शनि, सूर्य पुत्र शनि। उनकी दुश्मनी किससे? सूर्य और चंद्रमा से, राजा और रानी से। गुरु से तो कोई दुश्मनी नहीं है।
गुरु बिना ज्ञान तो है ही नहीं, इसलिए गुरु तो मैंने बोला ना हर जगह कैसे रिस्पेक्टिव ही रहेंगे। उसके बाद किसका नंबर है, उसके बाद आता है 9 का। 9 कौन है, सेनापति। तो सेनापति के लिए भी गुरु कैसे आदरणीय, फ्रेंडली, क्योंकि उनकी संतान भी तो शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाएगी, गुरु के पास ही जाएंगी। और फिर आता है 7, वही 3 के साथ, यहाँ पे न्यूट्रल में आ गया 7। मैंने क्या बोला, ये सिर्फ किस साइड में सपोर्ट करेगा, स्पिरिचुअल साइड में सपोर्ट करता है, विजडम के लिए सपोर्ट करता है, लेकिन मैटेरियलिस्टिक डिजायर्स उसकी सक्सेस के लिए 7 सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए ये न्यूट्रल में रहता है। क्लियर यहां तक। नंबर 4 कौन है, राहु। राहु के लिए सबसे फ्रेंडली कौन, 7 कौन है, केतु। तो एक स्वर भानु के ही तो 2 हैं, स्वर भानु के 2 हिस्से ही तो, एक धड़ के ऊपर है राहु और धड़ के नीचे केतु। अगर जब ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गई, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको किसकी जरूरत है, धड़ की, और इसको किसकी जरूरत है, इसकी, आपस में मिले तो एक बॉडी बन गई। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 के लिए नंबर कौन हुआ, 7। उसके बाद नंबर देखिए 4 के बाद में कौन आता है, 7 के बाद में 4 के लिए वो आता है 1 यानी कि राजा। तो राहु को पता है कि जहां पे रहना है तो उसके साथ तो बना के रखनी पड़ेगी, है ना, उसके तो अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो, इसलिए फिर नंबर आया 1 का। और उसके बाद नंबर आया किसका, 5 का। 5 कौन है, युवराज। आगे जाके क्या बनेंगे, राजा। तो अभी सही रख लो भैया रिलेशन, आगे जाके पीएम, राष्ट्रपति कुछ भी बने काम ही आएंगे, है ना। फिर उसके बाद कौन आते हैं फ्रेंडली में, देखिए नंबर 6 कौन है, दैत्य गुरु। और राहु कौन है, फैमिली ऑफ डेमॉन्स, राक्षसों की फैमिली में आते हैं राहु केतु ये सब। तो इनके गुरु कैसे होंगे, रेस्पेक्टिव। तो 4 के लिए कौन हो गए, 6 क्या बोला जाता है, गुरु चेला। 4-6 को क्या बोला जाता है, गुरु चेला। गुरु है कौन, 6 शुक्राचार्य, और चेला कौन है, राहु। उसके बाद देखिए फिर आता है नंबर 8, नहीं सॉरी, उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 के आगे एस्टिक साइन लगा और रेड के अंदर, और 8 के आगे भी एस्टिक साइन लगा हुआ है और उसके आगे लिखा है डिस्टेंस। 4 के साथ में 4 और 8 जब तक डिस्टेंस पे है तब तक है फ्रेंडली, यानी कि एक 4 वाली वाइफ है और 4 वाला ही हस्बैंड है ना। वो रहती है कहाँ पे, दिल्ली में, और हस्बैंड की जॉब है पूना के अंदर। तो कब आते हैं, महीने में वीकेंड पे, या 1-2 बार, या 2 महीने में 2-3 दिन के लिए, तब तक ऐसा बढ़िया से। और अगर ये श्रीमती जी अगर बेंगलोर पहुंच गई तो फिर क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो वहां पे दंगल मचेगा। तो 4 के साथ में 4 का कॉम्बिनेशन अगर डिस्टेंस पे है तब तक फ्रेंडली है। और ऐसे ही 8 का सीन है 4 के साथ में। 4 और 8 का अगर हस्बैंड वाइफ है या वो कोई भी पार्टनर भी है, तो अगर वो डिस्टेंस पे है तो ठीक है, एक दिल्ली में बैठा एक जयपुर में बैठा ठीक है। अगर 4 वाला दिल्ली चला जाए 8 के साथ में, या 8 वाला जयपुर आ जाए 4 के साथ में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो दिल्ली जयपुर बैठे जब तक बढ़िया से चलेगा, क्योंकि महीने में 1-2 बार आओगे तो इतनी लड़ाई नहीं होती। कब बर्तन कब बसते हैं, जब साथ में रहते, क्या बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना, जब साथ में रहेंगे तब दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरीके से 4 और 8 डिस्टेंस में हो तो 4 के साथ में फ्रेंडली है, और अगर परमानेंटली नजदीक आ गए तो वो फिर नॉन फ्रेंडली में आ जाते हैं। इसके आगे परमानेंट लिखा हुआ देख लीजिए। तो 4 के साथ में 4 और 8 फ्रेंडली है डिस्टेंस में, और नॉन फ्रेंडली परमानेंट। उसके बाद नंबर आता है 9, नंबर आता है 2 भी 4 के साथ में क्या बताया था, 2 और 4 कैसे हैं, ऑपोजिट, इनकी सोच अलग है। और 9 के साथ में 4 कैसे है, 4 है आउटलॉयर, गुंडा, और ये कौन है, सेनापति। ये क्या चाहता है, सब जने एक डिसिप्लिन के अंदर रहें, कंट्रोलिंग में रहें, और ये आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बॉक्स वाले पर्सन है ये। तो ये आपस में इनकी बननी, क्योंकि राहु भी दिमाग से गर्म, और इधर सेनापति जी मंगल वो भी दिमाग से गर्म, तो बैठता नहीं है मामला इनका। राहु को किसी की भी वो बॉस ही नहीं पसंद है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है।
और ये जो सेनापति जी है वो सबको कहते हैं भैया सब कंट्रोल में रहो, राजा है उनके, उसके साथ में हमको रहना पड़ेगा। ये कहता है कि नहीं, मैं तो अलग ही रहूँगा, दुनिया भीड़ से अलग रहने वाला, ये राहु होता है। अब 4 के साथ में न्यूट्रल नंबर आता है, वो है नंबर 3। तो 3 कौन है? गुरु। गुरु हमेशा रिस्पेक्टिव। 3 6 में ही सिर्फ नॉन फ्रेंडली में आएंगे, बाकी 3 नंबर सब में फ्रेंडली में ही आते हैं। अब उसके बाद कौन आता है? नंबर 5 युवराज। नंबर 5 युवराज। बुध। बुध के साथ में फ्रेंडली कौन है? नंबर 1। तो युवराज के लिए कौन? राजा। उसके बाद में उनकी माँ, रानी माँ। उसके बाद में राज्य के गुरु, नंबर 3। उसके बाद में नंबर 6 गुरु है दैत्यों के, लेकिन है तो गुरु। और उसके बाद में, हाँ रविंदर जी ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लीव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ में क्या यहाँ पे कहाँ पे थे? 6 ये गुरु, और उसके बाद में 5। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे बाइडन आए, उनकी वाइफ आई तो उनके बच्चे भी साथ में आएंगे, और इधर से जो हमारे इंडिया की तरफ से जाए, जैसे राष्ट्रपति जी अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनके हस्बैंड भी, उनके बच्चे भी, तो आपस में ये कैसे मिलेंगे सब जने? फ्रेंडली नेशन में। 5 का नॉन फ्रेंडली मैंने कहा कोई नहीं होता, क्योंकि ये जिसके साथ में बैठता है ये तो कॉम्प्लीमेंट करने का है, ये तो कॉम्प्लीमेंट करता है इस हिसाब से। अब इधर देखिए, फिर उसके बाद में न्यूट्रल में आता है 5 के साथ में 7। 7 का वैसे ही किसी से दुश्मनी नहीं है। फिर है 8। 8 के लिए दुश्मनी किससे? सिर्फ सन और मून से, है ना, युवराज, क्योंकि ये सूर्य पुत्र है और वो भी है तो भाई, इसलिए 5 के लिए 8 न्यूट्रल, नॉन फ्रेंडली में नहीं। उसके बाद में नंबर 9। नंबर 9 कौन है? सेनापति जी। सेनापति जी, इनको पता है हमारे राज्य की सिक्योरिटी करने वाले यही है, और 9 भी 5 की रिस्पेक्ट करते हैं, तो 5 भी 9 की न्यूट्रल में। और फिर उसके बाद आता है 4। तो युवराज है तो इनको कोई मतलब नहीं है, वो है आउटलॉयर है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये नंबर्स की फ्रेंडली, ये कंपैटिबिलिटी चार्ट है। जैसे 6 के साथ में देखिए नंबर 1 दैत्य गुरु है, तो दैत्यों का राजा भी होगा, है ना, तो 1। उसके बाद में नंबर 5 युवराज शुक्र के साथ में। फिर केतु, वैसे ही फैमिली में है दैत्यों की, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी गुरु ही है उनके। उसके बाद में दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और फिर उनके साथ में कोई दैत्य गुरु आके मिले तो ये कैसे मिलेंगे? जैसे 3 मिल रहे थे वैसे 6 वाले मिलेंगे, बढ़िया से। एक ही फैमिली के गुरु हैं, बढ़िया है ना, एक कॉलेज में प्रोफेसर से सब जने, चलेगा। फिर उसके साथ में नंबर 3, जैसे 3 के साथ में नंबर 7 था, लेकिन कहाँ पे था? वो सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे था, तो 7 के साथ में भी, ओ सॉरी 6 का चल रहा है ना, सॉरी, तो 6 के साथ में 6 हो गया फ्रेंडली। और उसके बाद 4 है, तो ये तो चेला है इनका। राहु तो कौन है? डेवंस फैमिली में ही है, राक्षसों की फैमिली में है। तो गुरु के लिए तो जैसे चेले के लिए गुरु है, तो वैसे ही गुरु के लिए भी चेला है, फ्रेंडली। उसके बाद में 6 के साथ में नॉन फ्रेंडली, वही नंबर 3। जैसे 3 के साथ में नंबर 6 नॉन फ्रेंडली, तो 6 के साथ में 3, 22 वर्षा। और फिर न्यूट्रल में कौन आया? 8 राजा का पुत्र। फिर सेनापति जी, सेनापति जी से भी कोई दिक्कत नहीं है, गुरु को क्या दिक्कत है। और फिर है 2 रानी, रानी से भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे रानी को दैत्य गुरु से दिक्कत नहीं है, तो फिर दैत्य गुरु को भी रानी से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए न्यूट्रल में। फिर आता है नंबर 7 केतु, ये कौन है? धड़ का हिस्सा, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन हुआ? धड़ के ऊपर नंबर 4। उसके बाद सब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी, नंबर 6 आ गया। उसके बाद नंबर 1 राजा, फिर नंबर 5 युवराज, और नंबर 3 वही नॉलेज के लिए साथ में सपोर्टिंग है, 7 के साथ में 3, लेकिन उस साइड में सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे 7 3 को नहीं कर रहा था, तो इधर 3 7 को नहीं कर रहा था, तो वैसे भी 7 3 को नहीं करता। ये दुश्मनी तो ना तो मरकरी की किसी के साथ में, और ना ही केतु की साथ में। केतु भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखने वाले। न्यूट्रल में कौन आएंगे इनके साथ में? न्यूट्रल में 3,
फिर 8 शनिदेव, फिर सेनापति जी, फिर रानी, और फिर 7 के साथ 7 केतु खुद। तो इस तरीके से ये कहानी है। फिर सैटर्न के साथ में देखिए सबसे पहले फ्रेंडली में आएंगे कौन, इनका भाई बुध प्रिंस। उसके बाद में गुरु नंबर 3, गुरु रेस्पेक्टिव है इनके लिए भी। फिर नंबर 6 का वो भी दैत्य गुरु काउंसलर आ गए। और शनि कहाँ पे आते हैं, दैत्य की फैमिली में ही है ना। फिर केतु, जब केतु किसी से दुश्मनी नहीं करता तो शनि कहता मैं क्यों दुश्मनी करूं, तुम भी मेरे फ्रेंड हो। उसके बाद में कौन, 4 और 8 वही सिस्टम, डिस्टेंस पे है तो 8 के साथ में 4 फ्रेंडली है, परमानेंट पास में आया तो लड़ाई। 8 के साथ 8 डिस्टेंस पे फ्रेंडली और परमानेंटली पास आ गई तो नॉन फ्रेंडली हो जाएंगे। 1 और 2 तो इसके साथ में है ही है। 8 के साथ में जैसे सूर्य, उनसे तो दुश्मनी है, और रानी वहाँ से भी है, क्योंकि कहते हैं क्या, जड़ तो तुम ही हो। और 8 के साथ में न्यूट्रल कौन है, सेनापति जी है। ठीक है, वैसे ही 9 की हिस्ट्री देखिए, 9 के साथ में फ्रेंडली कौन है, जैसे राजा के लिए सबसे प्रमुख कौन है, सेनापति। तो सेनापति कौन अपॉइंट करता है उनको, राजा जी। वो राजा जी नंबर 1 हो गए इनके लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड। फिर कौन आता है, फिर आता है नंबर 5, ये पता है इसको भैया, राजा जी जब चले जाएंगे तो राजा कौन बनेगा, युवराज, फ्रेंडली में। उसके बाद 3 नंबर गुरु, ऑलवेज रेस्पेक्टिव। 9 के साथ में नंबर 4, जैसे 4 के साथ में 9 नहीं बनेगी, दोनों आपस में अलग, वो अलग हिसाब से चलने वाला, कोई रूल को फॉलो करने वाला नहीं। और 9 तो खुद ही एग्जाम्पल फॉलोअरशिप का है, इससे बढ़िया तो कोई फॉलोअरशिप कर ही नहीं सकता। और नंबर 2 जैसा मैंने बताया, ईगो क्लैश होगा, 2 9 हो या 9 2 हो। न्यूट्रल में कौन आ गया, बचे हुए 9 के साथ 9, एक सेनापति के साथ दूसरा सेनापति, तो फ्रेंड मतलब कोई दिक्कत नहीं। फिर नंबर 7 केतु, वो तो बेचारा वैसे ही शांति वाला आदमी है। नंबर 6 दैत्य गुरु है, रेस्पेक्टिव है, दुश्मनी तो हो नहीं सकती। और फिर नंबर 8 है तो राजा के ही पुत्र, तो 8 न्यूट्रल में आ गए। अब बताइए यहाँ तक, ये कंपैटिबल चार्ट पूरा आपका। अगर इस तरीके से जैसा मैंने बताया, आप एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, इसकी एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, बिलीव कीजिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ गया। ये चार्ट आप खुद ही बनाएंगे। देखिए एकदम से तो कुछ नहीं होता है, ये तो मैं कहता हूँ। स्टार्टिंग में हम भी चार्ट सामने रख के ही काम करते थे जब हमने स्टार्ट किया था। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ जिस तरीके से समझाई गई थी, कोशिश की है मैंने कि मैंने भी आपको उसी तरीके से इस चीज़ को समझाया है, ताकि ये चीज़ आपके समझ में आ जाए, याद करना नहीं पड़े। जी, अब बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, आज के कंपैटिबिलिटी चार्ट में कुछ नहीं समझ में आया हो उससे रिलेटेड। कल हम करेंगे रेमेडियल पार्ट, मिसिंग नंबर्स का रेमेडियल, यंत्रा कैसे, और लकी कलर, लकी नंबर, लकी स्टोन्स, क्रिस्टल, वो बता दूंगा मैं आपको। उसके साथ में हम आपको सॉफ्टवेयर जो मिलेगा उसको एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको रन करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये कल का काम। और फिर जय श्री राम। कल्मिनेशन इस कोर्स का, और कल्मिनेशन किस लिए होता है, कुछ नई शुरुआत करने के लिए। तो आप में से जो भी अभी स्क्रीन पे हैं या जितने भी लोग हैं, आपका कल के बाद में बताइएगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। जो आपने मोटिव लेके इस कोर्स को ज्वाइन किया, क्या वो मोटिव पूरा हुआ, जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसकी आपको वर्थ मिली या नहीं मिली। ये इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, आप लोगों का फीडबैक। और उसके बाद में जैसा मैंने बताया, कल्मिनेशन होता है एक नई स्टार्टअप के लिए। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट मंथ में प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट करेंगे 21 डेज़ का। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो 21 डेज़ का प्री रिकॉर्डिंग कोर्स करने के लिए, उसके साथ में 3 लाइव सेशंस होते हैं हर संडे को।
जितना ड्यूरिंग कोर्स चलेगा उसके ड्यूरिंग जो भी संडे आएंगे वहाँ पे लाइव सेशन होता है, वो 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का हो चाहे 3 घंटे का हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। पर जितनी भी क्वेश्चन क्यूरीज होती है वो सारी सॉल्व की जाती है। वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि इसके बाद में हमारा 2 तारीख को आप सबको पता है, तो 2 अप्रैल को हम नोएडा के अंदर एक वर्कशॉप कर रहे हैं फुल डे की। होपफुली दिल्ली एनसीआर से जो भी लोग हैं और जो करना चाहते हैं, या जैसे आपने ये कोर्स जो आप लोगों ने अटेंड किया, अगर आपको अच्छा लगता है या आपको कुछ लगा कि हाँ सीखने लायक है, तो आपके नोन में या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में, आपके सोशल नेटवर्क इसको जस्ट शेयर कीजिएगा। हम 2 अप्रैल को नोएडा के अंदर एक पूरे दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं, सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक का। उसके अंदर चाय, नाश्ता, लंच, सर्टिफिकेट, पीडीएफ, एवरीथिंग वहाँ पे हम अवेलेबल करवाएंगे सबके लिए। सिर्फ मैंने जैसे ही बताया, ये सिर्फ अवेयर करने के लिए है, और उसकी एनर्जी एक्सचेंज भी ओनली 501 है। तो इतना तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 501 रुपये के अंदर आज क्या मिलेगा या क्या मिलता है। लेकिन मुझे कैसे भी करके इसको स्प्रेड करना है, इस मैजिक, मैं बोलता हूँ इसको मैजिक, मेरे लिए तो मैजिक है। इस मैजिक साइंस को जितने लोगों तक पहुँचा सकूँ मैं, उतना मैं करूँगा। शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ मैं। एकाग्र एस्ट्रो वास्तु की शुरुआत हो रही है ऑफलाइन कभी भी हमने कंडक्ट नहीं किया, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। नोएडा से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद में दिल्ली के अंदर भी प्रोग्राम होंगे, नोएडा के अंदर और भी कंटिन्यू करेंगे हम प्रोग्राम। जैसे ये एक कैंपेन है, यही बोला था मैंने, ऑनलाइन की अलग चलेगी, ऑफलाइन की अलग चलेगी। तो 501 के अंदर ये पूरे दिन का रहेगा वहाँ पे। तो अगर आप में से या आपके थ्रू कोई भी जो सीखना और जानना चाहता है, जैसा मैंने बोला था कि 5 दिन के कोर्स के बाद में आप इतने तो रेडी हो जाओगे कि आप खुद एक छोटा एनालिसिस बना सको। और इवन आप लोग कर भी रहे होंगे। एक कभी शायद रविंदर जी निकल गए, उन्होंने मुझे आज दिन में बात की थी और उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, कल वो खुद ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो जैसा मैंने बोला वैसे हो रहा है, इजीली कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। तो ये हम रखेंगे ऑफलाइन वाला। न्यूमेरोलॉजी का एक ये है बेसिक फाउंडेशन, उसके नेक्स्ट मंथ में फिर नोएडा में ही करेंगे हम और प्रोग्राम, वो होगा वास्तु का फाउंडेशन पूरे डे का। और उस कोर्स के दौरान इतना तो सिखा दूंगा कि अपने घर का खुद वास्तु चेक करो, और जहाँ भी इम्बैलेंस है उसको आप खुद बैलेंस करेंगे, मेरी गारंटी है। हो सकता है मार्केट में कोई कितना कोर्स का लेता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ अवेयर करना है और ये मैं करता रहूँगा। उसके बाद में फिर हमारा और प्रोग्राम है, वहाँ पे हम एस्ट्रो फाउंडेशन का भी करेंगे। तो नोएडा में बहुत कह सकते हैं कि शायद मेरे ही कुछ अच्छे कर्मा हैं, जैसे आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़े हो, वैसे नोएडा से एक ग्रैंड मास्टर है, बहुत एक्सपीरियंस लेडी है, और इवन उन्होंने अपने फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। तो वो उन्होंने मतलब मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और उन्होंने बोला कि आप आइए नोएडा और एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं। तो बस अगर जो भी नोएडा, दिल्ली, एनसीआर से हैं और अगर मुझसे मिलना चाह रहे हैं, मैं तो मिलने आ ही रहा हूँ, तो नोएडा में हम ज़रूर मिलेंगे 2 अप्रैल को। पूरे दिन वहाँ पे हूँ मैं। और 3 तारीख को मैं दिल्ली में रहूँगा। 3 अप्रैल को दिल्ली के अंदर मेरी गुरु माँ है, जैन साध्वी जी है, धर्म से मेरी सिस्टर है, बनी हुई है, लेकिन दर्जा तो गुरु का ही है। तो बस उनके चरण वंदना करने जाना है मुझे। 4-5 महीने हो गए मैं नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि वो विहार करते हैं। तो अभी वो दिल्ली पहुंच गए हैं, उनका फ़ोन आ गया था, तो इसलिए मैंने एक दिन एक्सटेंड किया है। और 3 तारीख को अगर कोई मुझसे मिलना चाहे कंसल्टेशन के थ्रू, किस भी कैसे भी, 3 तारीख को मैं दिल्ली में रहूँगा, आप मुझसे मिल सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो आप एकाग्र एस्ट्रो वास्तु का जो हमारा मेन ग्रुप है उसके अंदर आप बने रहिए। हमारे फ्री कोर्सेज का तो मिलेगा, इसके साथ में जो पेड कोर्सेज भी होते हैं वो भी आएंगे। अभी हमारा जैसे 21 को, डे आफ्टर टुमारो, एक मेडिटेशन हो रहा है,
वही नोएडा में, जिनके थ्रू हम आकार डिवाइन फाउंडेशन है, जिनके थ्रू हम न्यूमरोलॉजी का जो फाउंडेशन कर रहे हैं 2 अप्रैल को, वही एक मेडिटेशन का एक सेशन करवा रहे हैं 21 अप्रैल को, यानी परसों रात को। उसका रजिस्ट्रेशन होगा कल सुबह 10 बजे तक, और हमारा जो 2 अप्रैल वाला प्रोग्राम है उसका रजिस्ट्रेशन होगा 27 मार्च तक, उसके बाद नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे जहाँ तक हमने काउंट डिसाइड किया हमें सिर्फ वहाँ तक ही करना है, और होपफुली 50% हम लोग कर चुके हैं, उसको लोग आ चुके हैं। तो 27 तक उम्मीद है कि पहले बंद नहीं करना पड़े, 27 तक हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। और अगर कोई मेडिटेशन में इंटरेस्ट है तो 21 के लिए परसों रात को 9 बजे अगर चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी एनर्जी एक्सचेंज 151 ओनली, वो हमारा नहीं है, एकाग्र एस्ट्रो वास्तु का नहीं है, बट हाँ उनका है, उनका नाम है माँ संध्या गुप्ता जी, संध्या अग्रवाल जी सॉरी, रैकी ग्रैंड मास्टर है। वो खुद काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको, वो खुद क्लासेस वगैरह लेती हैं, इवन इतना उन्होंने काम किया है कि शायद नहीं, हाँ उनकी बुक भी है रैकी के लिए। तो इसलिए कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे को मौका मिला है माँ संध्या जी के साथ में जुड़ने का। ठीक है जी, तो चले फिर, कल लास्ट डे होगा आपके इस स्पेशल फाउंडेशन कोर्स का, कल हम इसको कल्मिनेट करेंगे। और जो प्रोफेशन कोर्स करना चाहे वो मुझे पर्सनली टैक्स कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और एकाग्र एस्ट्रो वास्तु में तो पोस्टर रिलीज़ हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। सारे प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन आपको उस ग्रुप से मिलती रहेगी, ठीक है जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, टेक केयर। ओके, शुभ रात्रि गुरुजी। एक चीज और पूछना था हाँ जी, कि हाँ जी, आप यहाँ बेंगलोर में कभी भी आने का अगर कोई भी कार्यक्रम होता है